हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। तो बच्चों आज हम चैप्टर 13 जो 13 का जो पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, ये पार्ट 2 है। एंड इस पार्ट 2 में दो चीज़ें पढ़नी है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर एंड सेकेंड वन इज फर्स्ट टर्म। तो जो ये फर्स्ट टर्म वाला पार्ट है ये इस बार टर्म 2 में नहीं आ रहा है, टर्म 2 में नहीं आ रहा, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत इसलिए बता दिया कि इसके क्वेश्चन हो सकते हैं आगे आपसे पूछे जाए, या कितने बच्चे एलएन या फिटजी का पेपर देते हैं। तो वो पेपर, उन पेपरों में इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा आपको। ठीक है। नाउ सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर मतलब क्या है कि किसी एक शेप से, ठीक है, हम किसी दूसरे शेप में अगर किसी चीज को कन्वर्ट करते, किसी भी सॉलिड फिगर को। सॉलिड फिगर का मतलब क्या है यहाँ पे? सॉलिड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई हॉलो स्पेस नहीं है, वो कंप्लीटली कंप्लीट है, मतलब उसके अंदर कोई खाली जगह नहीं है। जैसे फुटबॉल, फुटबॉल क्या होता है? आप स्फेरिकल शेप शेप का फुटबॉल होता है, उसमें हवा भर देते हैं हम लोग, है ना। सो फुटबॉल तो सर्कुलर है, स्फेरिकल है, जो कि इतना राउंड से आपको दिखता है, बट अंदर क्या है? हवा है ना। लेकिन सॉलिड का मतलब ये हो गया कि कंप्लीटली अंदर जो हॉलो स्पेस है, वो हॉलो स्पेस अब नहीं रहेगी उसमें, वो कंप्लीटली मेटालिक होगी, या किसी जो भी चीज से बनी है वो कंप्लीट फिगर है, उसके अंदर हवा नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, वेन एवर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर अकर्स, द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड शेप इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अनदर सॉलिड शेप। देखो, यहाँ पे डायरेक्टली ये चीजें स्टेटमेंट इसलिए इसलिए लिख दिया हूं मैं, इसलिए लिख दिया हूं ताकि आप लोग को किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि क्यों सॉलिड, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये, कि वॉल्यूम बराबर है। तो अगर आपको समझ में ना आए तो सीधा याद रखना कि एक शेप से दूसरे शेप में अगर आप जा रहे हो, सॉलिड फिगर को कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो पहले का वॉल्यूम होगा दूसरे के वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब कि जो दूसरे का वॉल्यूम आप निकाल रहे हो बच्चों, उसका वॉल्यूम और पहले वाले का, जो कि पहले ऑलरेडी शेप है, उसकी वॉल्यूम बराबर हो गई। जैसे यहाँ पे एक कोन है ना, जिसकी हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बेस इज 6 सेंटीमीटर, पर यहां पूछ दिया फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन, फर्स्ट फिगर कोन ही है ना, वो बराबर किसके होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या, कोन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। यह सब स्क्रिप्ट में मैं सीसी लगा रहा हूं, दैट इज फॉर कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई r c क्यूब होता है। बट यहाँ पे स्फीयर है तो सबस्क्रिप्ट एस लिख देते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि आर सी जो है वो आर एस के बराबर नहीं है, मतलब कि रेडियस ऑफ कोन जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर नहीं है। अब इनको इक्वेट करना है हमको, आर एस की वैल्यू निकालनी है ना। तो आर एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पहले तो जो इक्वल है उसको कट कर दो। पूरा कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन से अच्छा है कि इसको कटिंग, जो भी चीजें कट रही होंगी उसको हम कटा देंगे। ठीक है। हमें यहाँ से क्या पता चला कि आर सी स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 4 RC RS क्यूब, है ना। 4 को भी इधर ले जाएं क्योंकि 4 इज अ नॉन क्वांटिटी। तो यहाँ क्या मिल गया? RS क्यूब इज इक्वल्स टू RC स्क्वायर H/4। अब RC कितना है? दैट इज 6, 6 का स्क्वायर इंटू 24/4, 4 से 24 कटेगा 6 टाइम, है ना। तो यहाँ क्या पता चल गया? RS क्यूब इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब। अब क्यूब से क्यूब हम कटा देंगे बच्चों, तो यहां से क्या पता चला? आर एस इज इक्वल्स टू 6, और ये किसमें है? यूनिट सेंटीमीटर में। इसका मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन से इतना तो जरूर क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकता है। तो फर्स्ट फिगर अगर आपको गिवन है, उसका डायमेंशन गिवन है, तो क्वेश्चन में हो सकता है आपसे अदर फिगर का डायमेंशन पूछे। अगर स्फीयर था तो सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, स्फीयर में और क्या होता है? सिर्फ और रेडियस होता है, एक ऐसा डायमेंशन है स्फीयर का। अगर सिलेंडर होता बच्चों तो वहां पे हो सकता है कि हाइट दे देता, आपसे रेडियस की बात वो पूछता, है ना। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज वाटर इन अ कैनल, कैनाल मतलब होता है नहर, 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप, इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर।
हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ठीक है, अगर मान लो कि ये आपका खेत है, दिस इज योर खेत, ठीक है, तो खेत में क्या होता है, थोड़ी सी हाइट में हम पानी रखते हैं ना, जैसे आप गमले में पानी रखते हो ना, थोड़ा सा हाइट पे पानी डाल देते हो, गमला होता है ना, वी watering plants, okay, so in that case we what we do, we put water inside the what, that is जो आपका पॉट होता है, पॉट में आप क्या किए, पानी डाले, पानी को थोड़ा सा सॉइल से ऊपर रखते हो। तो वैसे ही कह रहा है कि किसी कैनाल से, कैनाल मतलब कोई नहर है, तो नहर कैसी होती है, ऐसी कुछ नहर है, उसकी अपनी कुछ डेप्थ होगी, तो डेप्थ इज 1.5 मीटर, इसकी आपको विड्थ भी बता दी है। अब पानी ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा होगा, पानी करंट ऐसे ही जाएगा ना, तो इस करंट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इरिगेट इन 30 मिनट पूछा है, तो इसकी इसकी स्पीड आप 30 मतलब 30 सेकंड से पता करो कितना होगा। तो एक 10 किलोमीटर पर आवर है, ओके, स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। सो एक मीटर पर मिनट का आप निकालो, इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा, इंटू 1000 अपॉन 1/60, और ये किसमें हो गया, मीटर पर मिनट। तो यहाँ से एक जीरो से जीरो कैंसिल, और यहाँ पे एक 5, ये 3, तो इसका मतलब हो गया 500 मीटर, 500/3 मीटर पर मिनट, ये पानी की स्पीड होगी, ठीक है। क्योंकि इसने मीटर में पूछा है, मिनट में पूछा है हमसे, इसलिए इसको हमने मिनट में चेंज किया, और बाकी सारे डायमेंशन किस में थे, 6 मीटर। तो 30 मीटर में कितना पानी फ्लो करेगा, 30 मिनट में कितना पानी फ्लो करेगा, तो उसकी वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं क्या, यस, वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर विच विल फ्लो इन 30 मिनट ऑफ द टाइम ड्यूरेशन। ओके, तो कैसे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई बाय कैनाल इन 30 मिनट, तो दैट विल बी व्हाट, एल बी एच। हमें पता है कोई भी क्यूबॉइडल शेप है तो उसकी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी इंटू एच। तो ठीक है, अब एल क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो ये स्पीड है ना, ये जो स्पीड है, एक मिनट में 500/3 मीटर भाग जाती है, पानी इतनी जाती है, मान लो ये है, इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐसे लेंथ में जा रहा है, तो वो ब्रेथ में भी इतना जा रहा होगा, और हाइट में भी इतना जा रहा होगा, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, तो दैट विल बी द लेंथ। सो 500/3 इंटू 30, ओके। बी की वैल्यू कितनी है, 6, एच की वैल्यू 1.5, एंड दैट विल बी इन मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया 10, ओके। सो क्या हो जाएगा 500, इस 10 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 6 मीटर क्यूब में, ये हो गया। अब क्वेश्चन इधर आइए आप, यहां बोलता है कि अगर पानी 8 सेंटीमीटर आप उसमें पानी रखते हो, 8 सेंटीमीटर हाइट पे पानी रखते हो, ठीक है ना, सो कितने एरिया ऑफ वाट फील्ड को वो इरिगेट करेगा। सो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर यहां से गया है, वही क्या वॉल्यूम पानी खेत में जा रहा होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड, वाटर इन फील्ड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड कितना होगा, दैट इज एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट, होगा ना, जितनी उसकी हाइट है और एरिया ऑफ फील्ड, बेस आप ये तो मैंने आपको ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, कि कैसे हम लोग 3D फिगर्स का क्या वॉल्यूम निकालते हैं। तो कोई भी 3D फिगर है, क्यूबॉइड था, तो बेस एरिया इंटू हाइट, एल बी बेस एरिया होता है, हाइट आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया ऑफ फील्ड हमें निकालना है यहाँ पे। तो एरिया ऑफ फील्ड को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हाइट ऑफ फील्ड कितना है आपको गिवन 8 सेंटीमीटर में, इसको बाई 100 कर लो, ये मीटर में आ जाएगा। तो दैट बोथ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 विल बी इक्वल, क्योंकि जितना पानी यहाँ से सप्लाई हो रहा है, उतना ही पानी क्या हो रहा होगा, खेत में जाके जमा हो रहा होगा, है ना। तो इक्वेशन 1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इक्वेशन 2, दैट मीन्स 500 इंटू 15 इंटू 6 इज इक्वल्स टू ए इंटू 8/100। तो यहाँ से 8 से कुछ कैंसिल आउट होगा, कैंसिल कर देते हैं, दैट विल बी 3, दैट विल बी 4, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। सो एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल्स टू 500 इंटू 15
into 3 into 25 meter cube, and that will be the area of field. Okay, so that is when जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस पूरे पोर्शन को, तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू? so that is what 562,500 meter cube. that is what area of field, area of field. so अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फील्ड हमें मिल गई, ठीक है। सो ये जो यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं यहाँ पे, यूनिट कन्वर्जन। तो हमें पता है व्हाट कि 10,000 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर। ओके, इसको हेक्टेयर में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा 562,500 डिवाइडेड बाई 10,000। तो 2 0 ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट विल बी व्हाट, ये हो जाएगा आपका हेक्टेयर में। सो 56.25 हेक्टेयर, इतने बड़े एरिया को वो वाटर कैनाल इरिगेट कर रहा होगा। आपको मैंने दो टाइप के क्वेश्चन है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म, जो कि आने वाला आपके टर्म 2 में तो नहीं है, बट आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव पेपर देते हो तो वहां पे ये क्वेश्चन इट में बी आस्क्ड। ओके, सो फर्स्ट टर्म होता क्या है पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं। अगर आपको मैंने इसमें देखो, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है, ठीक है। अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है, इनफैक्ट आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से फर्स्ट टर्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म होता क्या है, इन अ कोन व्हेन वी स्लाइस और कट थ्रू इट विथ अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस and remove the cone that is formed one side of that plane, the part that is low left over the other side of the plane is called frustum of the cone. चलो मैं समझा देता हूं, इतना समझ में अगर ऐसे नहीं आया होगा तो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो ये कोन है, दैट इज कोन। अब एक पैरेलल, इसके बेस एरिया के पैरेलल हम इसको कट कर देते हैं इस कोन को, है ना। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा ऐसे दिखाना चाहूं तो कुछ ऐसे ही कटिंग दिख रहा होगा आपको, यानी ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसा छोटा सा कोन निकल के आ जाएगा, है ना। और नीचे में कुछ इसी बेस एरिया का फ्रस्टम एक निकल के ऐसे आ जाएगा। ओके, सो ये जो सेकंड पार्ट है, दिस सेकंड पार्ट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रस्टम। और इसको ऑफ द कोन क्यों बोला गया, क्योंकि ये कोन का ही पार्ट होता है बच्चों, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रस्टम ऑफ द कोन। इफ सिंपली अगर आपसे कोई ये पूछता है फ्रस्टम, तो आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो इसका जो बेस रेडियस है वो r1 है, बेस रेडियस इज r1, और इसका बेस जहां से हमने कट किया वो जो बेस आया ये वाला, इसका जो रेडियस होगा ये अगर r2 है, दिस इज r1, दिस इज r2, दिस इज r1, ठीक है। तो अब मैं आपसे अगर बोलूं कि इस फ्रस्टम का वॉल्यूम बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस फ्रस्टम का वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, मैं समझा रहा हूं अभी, फॉर्मूला भी मैं आगे पेज पे मैंने बना दिया है, लिख दिया है, वो आप वहां पे अगर ध्यान रहा तो ठीक है, अदरवाइज इस टर्म से भी आप क्या करोगे, क्वेश्चन कर लोगे। आपको ये r1 गिवन है, r2 गिवन है, आपको ये हाइट ऑफ द फ्रस्टम भी गिवन हो सकता है, हाइट ऑफ दिस मच इज गिवन, हो सकता है कि ये भी आपको गिवन हो फुल कोन का, या फिर ये हाइट भी आपको गिवन हो सकती है। इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एंड इसको मैं स्मॉल एच सी से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। सो अगर आपको ये गिवन है, ये सब गिवन है, ये सारी चीजें गिवन है, तो ये भी जो इसका जो रेडियस होगा ये भी r2 ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आप कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस कोन का वॉल्यूम में से इस कोन का वॉल्यूम घटा दूं, यानी वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर या अपर पार्ट कोन आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप इसके वॉल्यूम को निकाल सकते हो, फ्रस्टम के वॉल्यूम को। इसी तरीके से आप इसे कर्व सरफेस एरिया को भी, इसके पूरे कर्व सरफेस एरिया में से, पूरे कोन के कर्व सरफेस एरिया से अगर आप ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया हटा दो तो दैट विल बी व्हाट, यही एरिया लेफ्ट आउट रह जाएगा ना, ये वाला, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द फ्रस्टम कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होता है
तो आप यहां से इस तरीके से आप फ्रस्टम का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। ओके, टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है वो मैं समझा देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग सोचोगे कि इसके भी टोटल सरफेस एरिया से इसका टोटल सरफेस एरिया घटा देंगे, नहीं, ये काम नहीं करोगे। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, क्या, इसका कर्व सरफेस एरिया तो आप निकाल लिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, वो तो सिंपल था। अब आप इसका बेस एरिया निकालोगे, वो भी बेस एरिया, मतलब बेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, इसको बोल दो। अब इसको बोल सकते हो आप लोअर बेस एरिया, ठीक है, प्लस ये वाला, प्लस ये वाला पार्ट भी आपका लेफ्ट आउट रह जाता है यहाँ पे, ये वाला, इसको भी आप जोड़ोगे ना। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि आप सारे चीजों को जोड़ करके चलोगे। ओके, तो प्लस क्या हो जाएगा, अपर सर्कुलर एरिया। तो इस तरीके से आप फ्रस्टम का अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ये इन कॉन्सेप्ट के थ्रू आप उसका वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। ओके, तो फॉर्मूला देखो, हर मैथ्स में या फिजिक्स में फॉर्मूला इज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, तो फॉर्मूला अगर याद होते तो इस बेटर, नहीं याद होते तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, यहाँ प्लस का साइन जोड़ लेना आप लोग, ठीक है, प्लस बेस का, नीचे वाला बेस का एरिया प्लस ऊपर वाला बेस का एरिया। अब एल क्या है, यहाँ पे एल को जो बोलते हैं ना स्लैंट हाइट, तो उसका निकालने का फॉर्मूला ये था रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ओके, तो ये उसमें ध्यान रखना कि R1 जो मैंने यहाँ पे डिनोट किया है ना, ये R1 इज ऑलवेज फॉर व्हाट, लोअर बेस एरिया, तभी वो बड़ा होगा। R1 इज ग्रेटर देन R2, इस बात का हमेशा टर्म कंडीशन का याद रखना आप लोग। ओके, सो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। जो स्लैंट हाइट है फ्रस्टम ऑफ कोन इज व्हाट, 4 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर सर्कमफरेंस ऑफ द लोअर एंड्स आर दिस एंड दिस। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट रेडियस ना दे करके उसने क्या दे दिया कि लोअर एंड का पेरीमीटर और अपर एंड का सर्कुलर पार्ट का पेरीमीटर क्या है, जो सर्कुलर एंड है। तो देखो, एक तो सर्कुलर एंड ये रहा, और यहाँ लोअर एंड पे क्या है, एक सर्कुलर है, ठीक है। तो इनका पेरीमीटर मतलब सर्कमफरेंस इज गिवन। आप किसी भी सर्कुलर फिगर का सर्कमफरेंस क्या होता है 2πr1, अगर इसके रेडियस को हमने R1 से रिप्रेजेंट किया तो, और इसके रेडियस को अगर हमने R2 से रिप्रेजेंट किया तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πr1। इसका क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस 2πr2, और ये गिवन है तुम्हें 8 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर इसका होगा और 6 सेंटीमीटर इसका होगा। तो कहता है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का हमें क्या पता करना है, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई एल R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2। इसका मतलब पहले हमें R1 R2 निकालना होगा यहाँ से, तो चलो निकाल लेते हैं R1 R2। तो कैसे निकालेंगे, तो R1 विल बी व्हाट 6/2 पाई, ये कट जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3/पाई, एंड व्हाट विल बी द R2 ओवर हियर, so R, sorry, this one is R2, this is R1, so R1 will be what 18/2 पाई, ये कटा दो 9, तो ये क्या आ गया 9/पाई। जो भी होगा सेंटीमीटर इज योर यूनिट, यूनिट लिखना ना भूले, ठीक है। और आपको ये L गिवन है, L इज व्हाट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम विल बी व्हाट पाई L R1 प्लस R2। तो पाई L की वैल्यू इंटू 4, R1 प्लस R2 क्या है 3/पाई प्लस 9/पाई। ओके, एंड दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई पाई एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 9 प्लस 3 12/पाई।
तो पाई से पाई कटा दो तो 4 इंटू 12 कितना आता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज द रिक्वायर्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। सो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर फॉर्मूला याद है तो फाइन, नहीं याद है तो बिना फॉर्मूले के भी कॉन्सेप्ट आपको लगाना मैंने बता दिया है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पे सिर्फ फॉर्मूला ही यूज हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे स्लैंट हाइट दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो आप कैसे निकालते, कैसे आप सॉल्व करोगे। तो कोशिश करो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा फॉर्मूला याद कर लो, अगर नहीं याद है तो भी हो जाएगा। उसमें आप लोग क्या करोगे, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट का यूज करोगे। यहाँ पे जो कोण बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे जो कोण बनाओगे आप, उसमें ये वाली चीज आपको, ये वाली चीज का रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर पूरा L1 L2 मिल जाएगा, फिर आप उससे हाइट निकालोगे। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सो इतना क्वेश्चन बहुत मोर देन इनफ है और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए। अगर आपको फर्दर कोई डाउट्स आता है, कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क मी। मैं आपको सारा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूंगा अध्ययनिक के वेबसाइट का, इंस्टाग्राम पेज का और टेलीग्राम पेज का, फेसबुक पेज का, सारा लिंक मैं डाल दूंगा। आप वहां से कभी भी आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। सो अध्ययनिक्स का अब ये लास्ट जो चीज है, ये अध्ययनिक्स का जो 1 एक लाइव बैच स्टार्ट होने वाला, आपको मैंने बता दिया था क्लास 10 के लिए, इग्नाइट, इग्नाइट 10 के नाम से, ओके। तो दैट बैच विल बी नेम्ड एज इग्नाइट 10। ये बैच आपका स्टार्ट होगा 10th का जो बैच है ये स्टार्ट हो जाएगा आपकी मई स्टार्टिंग में, मई के फर्स्ट वीक में, ओके। तो उससे पहले आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, www.adhyanics.com पे जाए, वहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दें, ठीक है। और अध्ययनिक्स का एक और बैच स्टार्ट हो रहा है 1-to-1, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रीफर नहीं करते हैं बैच में पढ़ना, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि 1-on-1 क्लासेस चले, तो उसके लिए भी है कि क्योंकि हर बच्चे का अपना पेस अलग होता है, वो अपने पेस में तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक बैच लॉन्च हो रहा है, दैट इन पर्सनल ऑनलाइन ट्यूशन। और उसमें आपको ट्यूटर्स अच्छे अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बैच यहाँ पे तो लिखा हुआ है क्लास 8, 9, 10th के लिए, लेकिन ये बैच जो स्टार्ट होगा वो 6th और 7th का भी होगा, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, प्लस में 11th एंड 12th, इन 6 क्लासेस के लिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि ट्यूटर्स हायर हो चुके हैं, इनके लिए भी स्पेशलिस्ट ट्यूटर्स हायर हुए हैं, और 11th, 10th to 12th तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड जो 9th का जो बैच है इसके लिए भी ट्यूटर्स हैं, 9th में भी मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सो आप लोग जो भी बैच प्रिफर करना चाहते हो या पर्सनल ट्यूशन लेना चाहते हो, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना, वहां से मैं आपको कांटेक्ट जरूर करूंगा, ओके बच्चों। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग विथ अध्ययनिक।